Hey, hello guys. Good morning and welcome back again to IQCIVILS IAS ACADEMY. A great coach transforms life. So today's topic is Biosphere Reserves and it will be covered by Dr. Sachin Kadam, an well-known faculty for Science and Technology and Environment and Ecology at IQCIVILS IAS Academy and across India. So this is about our academy. We have collaboration with Assam Administrative Staff College. We have collaboration with the welfare of tea and X tree garden tribes under Assam Administrative Training Institute. We also have collaboration with the Assam Administrative Training Institute for 50 meritorious students. So IQ Civils Academy Guwahati has collaborated with government of Assam under Assam Administrative Staff College to train many students for UPSC and APSC. So IQ Civils is an academy for UPSC and APSC both examination. दिस इज अवर गूगल रिव्यू 4.9 स्टार मिले हैं। इतने स्टार इतना बेटर रिव्यू आपको कहीं पे भी किसी भी एकेडमी को नहीं मिलेगा। देन ये है हमारा एलाइट पैनल ऑफ फैकल्टीज फ्रॉम दिल्ली, सुनील झा सर से लेकर नितिन कुमार सर तक, और बीच में आपको मैं भी मिलूंगा। आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो अनुज सिंह सर जो हमारे डायरेक्टर है, विशाल शर्मा जो हमारे एडमिशन मैनेजर है, एंड अनुराधा साइकिया जो हमारी फ्रंट डेस्क ऑफिसर है। तीनों के नंबर आपको स्लाइड पे दिख रहे हैं। नीचे हमारी यूट्यूब चैनल के लिंक है। इस यूट्यूब चैनल को शेयर करो, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, और आज ये जो वीडियो बन रहा है इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है। हमारी गुवाहाटी में ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट हो रही है 1 अगस्त और 10 अगस्त 2022 से। तो आप इमीडिएटली हमारी वेबसाइट को विजिट करो या इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप इमीडिएटली IQ सिविल्स एकेडमी के ऑसम फैकल्टीज के गाइडेंस के अंडर यूपीएससी और एपीएससी दोनों एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हो। वी आर स्टार्टिंग विद टुडेस टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व। एक बहुत ही एवरग्रीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का। हम इसका जीरो से लेकर हीरो तक मतलब पूरे डिटेल में इन डेप्थ आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व। ये टर्म आपने सुनी होगी, लेकिन ये बायोस्फीयर रिजर्व है क्या, कहाँ से आता है, कौन अनाउंस करता है, उसे कैसे मैनेज किया जाता है, उसके बेनिफिट क्या होते हैं, इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें से कितने वर्ल्ड नेटवर्क में, सब कुछ आज के आपके इस वीडियो में कवर होगा। तो पहला पॉइंट, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व नाम की कंसेप्ट है ये ओरिजिनेट हुई थी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यूनेस्को का। तो पहला पॉइंट आपको एग्जाम के लिए याद रखना है कि बायोस्फीयर रिजर्व ये कंसेप्ट कौन से प्रोग्राम के अंडर आती है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, और ये किसका है, यूनेस्को का है। यूनेस्को नाम की ऑर्गेनाइजेशन का है और ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1971 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, वेदर यू आर अपेयरिंग फॉर यूपीएससी और एपीएससी। नाउ व्हाट इज मैप प्रोग्राम? तो इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल कीवर्ड फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन साइंटिफिक प्रोग्राम। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल प्रोग्राम है और इसकी एम क्या है? द एम इज टू एस्टैब्लिश अ साइंटिफिक बेसिस फॉर एनहांसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन, क्या करना है, रिलेशनशिप एनहांस करनी है, किसकी, लोगों की और एनवायरनमेंट की। इफ यू ऑब्जर्व अराउंड यू, अगर आप अपने सराउंडिंग में देखोगे तो जहां जहां पे ह्यूमन या लोग होते हैं वहां वहां पे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन नहीं होता। एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय किया जाता है, घर बनाने हैं डिस्ट्रॉय करो, रोड बनाने हैं डिस्ट्रॉय करो, करो बिल्डिंग बनानी है डिस्ट्रॉय करो, मतलब हर चीज में जहां जहां हम होते हैं वहां एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसका इम्पैक्ट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ क्लाइमेट चेंज, इन द फॉर्म ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, राइट। तो मैप प्रोग्राम जो है इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम जिसका ऑब्जेक्टिव है पीपल और एनवायरनमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे इंप्रूव करना। ठीक है, अब ये क्या करता है, इट कंबाइंस नेचुरल एंड सोशल साइंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, इसे अच्छे से समझो कि आपका जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है यूनेस्को का, नॉर्मली होता क्या है ना, इफ यू वेंट थ्रू द न्यूज़पेपर, अगर इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट यू कैन नॉट डेवलप, एंड इफ यू डू नॉट डेवलप there will be no economic development, there will be no social development, there will be no technological development, there will be no material development। तो ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी है ऐसा हमें लगता है,
लेकिन मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ने कहा है कि अब हम इन दोनों चीजों को एक साथ लेकर आएंगे, नेचर को और सोशल साइंस को। और एक्चुअली आपको पता है, इफ यू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट ना, तो आपकी रियल डेवलपमेंट होती है, लेकिन हम वो समझना ही नहीं चाहते, राइट। तो पहली बात तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम लोगों की और उनके सराउंडिंग में जो एनवायरनमेंट है उनकी रिलेशनशिप एनहांस करना चाहता है। दूसरी बात, ये नेचुरल साइंस और सोशल साइंस को कंबाइन करना चाहता है। क्यों कंबाइन करना चाहता है? टू इम्प्रूव ह्यूमन लाइवलीहुड एंड सेफगार्डिंग नेचुरल मैनेज्ड इकोसिस्टम। जब आप नेचुरल साइंस और सोशल साइंस को कंबाइन करोगे तो उससे ह्यूमन की लाइफ स्टाइल, लाइवलीहुड तो इम्प्रूव होगी ही, उसके साथ साथ नेचुरल इकोसिस्टम की भी प्रॉपर वे से मैनेजमेंट होगी। तो व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ इसरो, सॉरी, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को? It wants to improve the relationship between people and environment, and it wants to combine the natural science and social science so that human livelihood can be improved and natural ecosystem can be safeguarded. That's it. And Man and Biosphere program is an intergovernmental program. हो गया? अब आपको मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को के बारे में सब पता है। कब लॉन्च हुआ? 1971 में। किसका है? यूनेस्को का है। ये क्या है? इंटर गवर्नमेंटल प्रोग्राम है। क्या करना चाहता है? लोगों और एनवायरनमेंट की रिलेशनशिप एनहांस करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? ताकि ह्यूमन की लाइवलीहुड इंप्रूव हो, नेचुरल इकोसिस्टम को सेफगार्ड कर सके। और ये कैसे करेगा? बाय कंबाइनिंग नेचुरल एंड सोशल साइंस। दैट्स इट। वाओ। तो इसी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को के अंडर बायोस्फीयर रिजर्व अनाउंस किए जाते हैं। नाउ व्हाट इज और व्हाट आर बायोस्फीयर रिजर्व? तो बायोस्फीयर रिजर्व्स आर लर्निंग प्लेसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। I hope everybody knows the meaning of sustainable development. In case you don't know the meaning of sustainable development, you should write down the meaning of sustainable development. It is very, very important for your preparation of UPSC as well as APSC. Okay, write down this definition of sustainable development. Very, very important. Economic development without depletion of natural resources, that is sustainable development. ठीक है? What is sustainable development? Development, ये एक लाइन है। क्या? Economic development that is conducted without depletion of natural resources, ये एक लाइन आप ऐड कर सकते हो। और दूसरी लाइन क्या है? दूसरी भी मैं लाइन आपको बता देता हूँ। Just give me a second. सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको पता होना चाहिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी क्रूशियल टॉपिक फॉर योर यूपीएससी एज वेल एज एपीएससी एग्जामिनेशन। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि आपको अगर डेवलपमेंट करनी है तो कीजिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है कीजिए, बिल्कुल, लेकिन कैसे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये एक डेफिनेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। और दूसरी डेफिनेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द डेवलपमेंट विच मीट्स the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs। मतलब ऐसी डेवलपमेंट जो आज की हमारी नीड तो कंप्लीट करती है, लेकिन वो करते वक्त वो फ्यूचर जनरेशंस की जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर यूपीएससी एंड एपीएससी एग्जामिनेशन। सॉरी, हमने यहीं पे नोट्स बना ली, ठीक है। क्या करें, नोट पीपीटी बनाते वक्त मैं थोड़ा सा भूल गया ये टॉपिक ऐड करना। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व? सो बायोस्फीयर रिजर्व्स आर लर्निंग प्लेसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये ऐसी जगह है बायोस्फीयर रिजर्व जहाँ पे हम ये लर्न कर सकते हैं कि हाउ वी कैन अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, how we can achieve economic development without compromising our needs of our future generations, how we can achieve economic development without depleting natural resources. They are sites for testing interdisciplinary approaches to understanding and managing changes and interactions
between social and ecological systems. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है that man and biosphere program wants to combine natural science and the social science. तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं इंक्लूडिंग कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आप रेगुलर न्यूज पढ़ते होंगे कि एलिफेंट्स आए और उन्होंने फार्मर का फार्म खत्म कर दिया, टाइगर आया और उसने ह्यूमंस पे अटैक कर दिया, है ना। इस तरह के हमें मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट आप रेगुलरली इसके बारे में सुनते होंगे। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या करना चाहता है? बाय कंबाइनिंग नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस इट वांट्स टू प्रिवेंट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन as well as management of that biodiversity, and biosphere reserve is a learning place for sustainable development। बच्चों मेरा अप्रोच क्या होता है ना, जब मैं आपको पढ़ाता हूँ ना टॉपिक, तो आई फील कि जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको वहीं पे याद हो जाए, फिर से आपको उसे रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। इस अप्रोच से मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। They are places that provide local solutions to global challenges। अब हमारा और एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूँ। छोटा सा लोकल प्रॉब्लम होगा तो भी हम क्या सोचते हैं, अरे यूरोपियन कंट्रीज ने ये किया तो हमने भी ये करना चाहिए। भाई साहब उन्होंने उनके खुद के लोकल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सोल्यूशन दिया है, तो आप भी तो लोकल सोल्यूशन, लोकल प्रॉब्लम को लोकल सोल्यूशन ही दो ना। क्यों कहीं कोई भी चीज आप आपके लोकल एनवायरनमेंट को क्यों अडॉप्ट कर रहे हो? ठीक है, तो लोकल सॉल्यूशन देने हैं ग्लोबल चैलेंजेस को। जो लोकली आपको चैलेंजेस आते हैं वो लोकली ही रिजॉल्व करने थ्रू बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखो बायोस्फीयर रिजर्व कैन बी अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, कैन बी अ मरीन इकोसिस्टम, और इट कैन बी अ कोस्टल इकोसिस्टम। तो इस स्लाइड से आपको पता चला कि बायोस्फीयर, दो ही पॉइंट आपको याद रखने एग्जाम के लिए। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर लर्निंग प्लेसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, and they can be terrestrial, they can be marine, and they can be coastal ecosystem। तो biosphere reserves are announced under Man and Biosphere Program of UNESCO that was established in 1971। It is an intergovernmental program which wants to enhance the relationship between people and environment। It combines natural and social science so that human livelihood can be improved as well as natural and managed ecosystems can be safeguarded। Biosphere reserves are the places for sustainable development, and under biosphere reserve we want to prevent the conflict and we want to manage the biodiversity, and it want to provide local solutions to global challenges। और biosphere reserve में आपको biosphere reserve can be terrestrial, can be marine, or can be coastal ecosystem। चले आगे। Now you know what is sustainable development? Economic development that is conducted without depletion of natural resources। One of the definitions should be by heart to you because there will be many questions in mains examination of UPSC and APSC, जिसमें आपको क्या होगा कि you have to write down the definition of sustainable development। Okay, development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। ये हम नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम सारे के सारे रिसोर्सेस अभी खुद ही यूज करके खत्म करना चाहते हैं। नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम कुछ नहीं रखना चाहते बिकॉज अवर हंगर इज टू बिग, बट दैट शुड नॉट हैपन, राइट। ठीक है, चलिए आगे आगे वाला पॉइंट देखते हैं। नाउ व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व? अच्छा, आगे जाने से पहले एवरीवन विल लाइक दिस वीडियो, एवरीवन विल शेयर दिस वीडियो, एवरीवन विल सब्सक्राइब टू IQ Civils YouTube चैनल, एंड एवरीवन विल स्प्रेड दिस वीडियो। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है जो आपकी लाइव चैट विंडो के ऊपर पिन कर रखा है, ठीक है। Biosphere reserves, they are nominated by national government। Number one, who nominates? देखो पहला पॉइंट आपको पता है बायोस्फीयर रिजर्व्स आर अनाउंस्ड अंडर मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। किसका है? यूनेस्को का। लेकिन यूनेस्को के पास भी तो किसी ना किसी को जाना पड़ेगा ना, तो दैट इज डन बाय नेशनल गवर्नमेंट। जैसे इंडिया के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट विल नॉमिनेट अ पर्टिकुलर एरिया in India as a biosphere reserve। So nomination is done by the national government and they remain under the sovereign jurisdiction of the states where they are located। अब अगर biosphere reserve इंडिया में located है, though these biosphere reserves are announced by Man and Biosphere Program UNESCO,
they will remain under the complete control of India and इंडिया में भी जिस स्टेट के अंडर वो होंगे उस स्टेट के अंडर वो रहेंगे. सिर्फ अनाउंस कौन करेगा? मैप. और नॉमिनेट कौन करेगा? नेशनल गवर्नमेंट. But they will ultimately remain under the sovereign jurisdiction of the country and the state. Okay? Biosphere reserves are designated under the Intergovernmental Man and Biosphere Program, fine, by the director, not much important, and their status is yes. Every biosphere reserve is internationally recognized. अब देखो इंडिया में इतने सारे नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है, भितरकनिका नेशनल पार्क है, या फिर आपका बहुत सह्याद्री नेशनल पार्क है, बहुत सारे नेशनल पार्क है. लेकिन ये नेशनल पार्क हमें और आपको पता है इंटरनेशनली इन नेशनल पार्क को रिकॉग्निशन मिला ही होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है. बट द मोमेंट यू अनाउंस और यू डिक्लेयर अ पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड एरिया एज अ बायोस्फीयर रिजर्व, तो अब उस पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड एरिया को मिल गया इंटरनेशनल रिकॉग्निशन. एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी क्रूशियल थिंग. क्लियर? सो हम एक एक स्लाइड देख रहे हैं. क्या देख रहे हैं? पहले Biosphere reserves are announced under the Man and Biosphere program of UNESCO. It is an intergovernmental program which wants to enhance the relationship between people and environment. It will combine natural and social science. It wants to improve human livelihood and safeguard natural and manage the ecosystem. Biosphere reserve क्या है? These are the learning places for sustainable development. Biosphere reserve क्या हो सकता है? It can be terrestrial, it can be marine, or it can be coastal ecosystem. What is sustainable development? And who declares biosphere reserve? MAP. Who nominates Biosphere Reserve? National government. And Biosphere remains under the jurisdiction of national government and the state government. चलो आगे. अब ये जो Biosphere Reserve है, as you know, it wants to combine the natural and social science. तो जो भी local communities होगी ना, कंजर्वेशन वाला जो एफर्ट है ना, अब देखो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन अंडर नेशनल पार्क, अंडर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंडर टाइगर रिजर्व और अंडर एनी अदर प्रोटेक्टेड एरिया एंड बायोस्फीयर रिजर्व इज दैट इन सब जगह से हम क्या करते हैं, लोकल कम्युनिटी को कहते हैं कि निकल जाओ. We remove local community from these areas and then we protect the ecosystem. But in Biosphere Reserve, we involve local communities and all interested stakeholders in planning and management. Wow! Isn't it innovative? Isn't it awesome? Isn't it sustainable? क्योंकि अब आप लोकल कम्युनिटी को वहां से नहीं निकालोगे, आप लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करोगे, तो लोकल कम्युनिटी के दो बेनिफिट होंगे. एक, they will not lose their livelihood, they will not lose their roots and they will earn money from the government. क्योंकि इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए वैसे भी तो आप कितने सारे IFOS ऑफिसर है, देन बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, उन सबको तो आप ये करते ही हो ना, ये सर नो, उनको जो पेमेंट दे रहे हो वही पेमेंट में से कुछ अमाउंट अगर आप लोकल कम्युनिटी को दोगे, तो ऑब्वियसली दैट लोकल कम्युनिटी विल अल्टीमेटली हेल्प यू, that local community will ultimately help you to the protect the biosphere reserve, और वो प्रोटेक्ट करते वक्त उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रोटेक्शन भी होगा. मतलब सोशल और नेचुरल साइंस का आपने क्या किया, कॉम्बिनेशन किया. सो बायोस्फीयर रिजर्व involve local communities and all interested stakeholders in planning and management, और बायोस्फीयर रिजर्व मेन तीन फंक्शंस को इंटीग्रेट करता है. अब देखो, these three functions of biosphere reserve are very very important for your preliminary examination. Number one, biosphere reserve wants to conserve biodiversity along with cultural diversity. Wow! मतलब जब आप किसी एरिया को एज अ बायोस्फीयर रिजर्व अनाउंस करते हो, तो आप वहां की बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसके साथ उस पर्टिकुलर जंगल में, उस फॉरेस्ट में जो भी ट्राइबल्स रहते हैं और उनकी जो भी कल्चरल आइडेंटिटीज है, आप उन्हें भी प्रोटेक्ट कर रहे हो. द टर्म कल्चरल डाइवर्सिटी विल नॉट find any place in national park, wildlife sanctuary or tiger reserve. It can find place only in biosphere reserve because biosphere reserve wants to involve local communities in biodiversity conservation. दूसरा,
इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट इज सोशियो कल्चरली एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर लर्निंग प्लेसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट इज कंडक्टेड विदाउट डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। और बायोस्फीयर रिजर्व का एक फंक्शन क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट that will not destroy social identity, that will not destroy cultural identity, and that will not destroy environment। और इकोनॉमिक मतलब यहाँ पे तीन टर्म आ गई, बायोस्फीयर रिजर्व में तीन टर्म्स आ गई। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक की भी हम केयर कर रहे हैं, सोशल या सोसाइटी की भी हम केयर कर रहे हैं, कल्चरल आइडेंटिटी की भी हम केयर कर रहे हैं, और एनवायरनमेंट की भी हम केयर कर रहे हैं। एंड दिस इज द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। इससे अच्छा तरीका एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का हो नहीं सकता। ठीक है। एंड थर्ड, लॉजिस्टिक सपोर्ट। अब अगर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव करनी है सोशल कल्चरल एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मैनर से, तो यू नीड लॉजिस्टिक सपोर्ट दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, underpinning development through then research that will be given by MAB, उसकी monitoring that will be done by the national and state government, education done by the MAB, national government and state government, and training। ये सारी चीजें बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर होगी। Isn't it interesting? तो देखो, Biosphere Reserve wants to conserve biodiversity, cultural diversity, and wants to achieve economic development, but in a socio-culturally and environmentally sustainable manner। और ये सारे ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व में आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलेगा, देन आपको रिसर्च का सपोर्ट मिलेगा, मॉनिटरिंग का सपोर्ट मिलेगा, एजुकेशन भी होगा, और ट्रेनिंग भी होगी। ये सब बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर किया जाता है। Wow, awesome. So, what is Biosphere Reserve? It is a learning place for sustainable development, and this Biosphere Reserve can be terrestrial, it can be marine, or it can be coastal ecosystem. Biosphere Reserve तीन काम करता है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करता है, कल्चरल डाइवर्सिटी को कंजर्व करता है, नंबर दो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव करता है बाय नॉट डिस्ट्रॉइंग सोशल कल्चरल एंड एनवायरमेंटल आइडेंटिटीज, और इसके लिए ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, रिसर्च भी प्रोवाइड करता है, मॉनिटरिंग भी करता है, एजुकेशन सपोर्ट और ट्रेनिंग सपोर्ट भी दिया जाता है। और ये सारे ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व को हम डिवाइड करते हैं तीन मेन जोन्स में। So these three functions are pursued through the biosphere reserve. Three main zones. So we divide biosphere reserve in three main zones. So what is biosphere reserve? Then what are the main functions of biosphere reserve? And now what are the three main zones of biosphere reserve? The first zone is core area. ये रहा आपका कोर एरिया जो ग्रीन दिख रहा है आपको, दिस इज द कोर एरिया। तो आप कोर एरिया में क्या क्या कर सकते हो, व्हाट इज अलाउड एंड व्हाट इज नॉट अलाउड इन अ पर्टिकुलर जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो इन कोर एरिया only and only research is allowed। Means if you declare a particular area as a biosphere reserve, so it will be divided into core area, buffer zone, and transition zone। core area only research is allowed, but in buffer zone, ये जो दिख रहा है आपको ब्लू वाला पार्ट, दिस इज बफर जोन। तो बफर जोन में जो है, बफर जोन में आप क्या अलाउ कर रहे हो, व्हाट एग्जैक्टली यू आर अलाउइंग इन द बफर जोन, ये भी हम अभी बता देंगे आपको। नंबर वन, यू आर अलाउइंग रिसर्च इन बफर जोन। नंबर टू, यू आर अलाउइंग टूरिज्म इन बफर जोन। देखो टूरिज्म के लिए ये है। देन you are allowing education and training in buffer zone, as well as you are allowing human settlement in buffer zone। So basically in buffer zone we allow human settlement, research, education and training, and tourism, but the number of human settlement are lesser in buffer zone। and जब आप जाते हो ट्रांजिशन जोन में, तो यू कैन सी नंबर ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट आर मोर इन ट्रांजिशन जोन, एंड यू कैन डू tourism, you can do research, you can do education and training, as well as human settlement। तो देखो core area is strictly protected, only research is allowed। then buffer zone और transition area में सारी activities allowed है, human settlement, research, education and training, and tourism। along with that सिर्फ डिफरेंस क्या है बफर और ट्रांजिशन एरिया में, बफर जोन ज्यादा प्रोटेक्शन लेवल ज्यादा है और ट्रांजिशन जोन की प्रोटेक्शन लेवल
कम है। ठीक है, तो देखो, व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व? इट इज अ लर्निंग प्लेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट कैन बी अ टेरेस्ट्रियल एरिया, इट कैन बी मरीन इकोसिस्टम, इट कैन बी कोस्टल इकोसिस्टम। इसके तीन काम है। पहले तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी एंड कल्चरल डायवर्सिटी, दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच इज सोशियो कल्चरली एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल, तीसरा इन सब चीजों को अचीव करने के लिए अलग अलग तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, इंक्लूडिंग रिसर्च, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग। अब क्या ये तीन ऑब्जेक्टिव या ये तीन फंक्शन कंप्लीट करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसको हम तीन जोन्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज कोर जोन, सेकंड इज बफर जोन एंड थर्ड इज ट्रांजिशन एरिया या कोर एरिया, बफर जोन एंड ट्रांजिशन एरिया। कोर एरिया ओनली रिसर्च, buffer area human settlement, research, education and training and tourism, but percentage of human settlement is lower. Transition area, all activities are allowed like human settlement, research, education and training, tourism freely. ये हो गए आपके बायोस्फीयर रिजर्व के बेसिक्स। एकदम क्लियर हुआ बायोस्फीयर रिजर्व कंसेप्ट? और भी हम बात करते हैं। So core areas, it comprises a strictly protected zone that contributes to the conservation of landscape, of ecosystem, of species and genetic variation. We know that. Second, buffer zone, it surrounds or adjoins the core area. Buffer zone core area के surrounding में होता है and is used for activities that are compatible with sound ecological practices that can reinforce scientific research, monitoring, training and education. ये सब buffer zone में allowed है. And transition area is where communities foster socio-culturally and ecologically sustainable economic and human activities. अब यहाँ अगर आप observe करोगे तो सबसे ज्यादा human activity कहाँ allowed है? Transition area में। बफर जोन में जो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है ना, दैट ह्यूमन एक्टिविटी इज मेनली रिलेटेड टू कंजर्वेशन, है ना, नॉट सोशल और इकोनॉमिक। लेकिन जो ट्रांजिशन एरिया है उसमें जो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है वो कल्चरल, सोशल, इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक सब तरह की है। ठीक है, चलिए हम आगे। तो अब देखो, तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ने कंसेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व लॉन्च की और इसके अंडर उन्होंने बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है ये बताया। फिर उन्होंने ये बताया कि बायोस्फीयर रिजर्व के तीन मेन फंक्शन कौन से हैं। उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व को हम कितने जोन्स में डिवाइड करते हैं और हर जोन में एग्जैक्टली हम क्या करते हैं। अब ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स है ना, इनका इन्होंने एक वर्ल्ड नेटवर्क क्रिएट कर रखा है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। So World Network of Biosphere Reserve of MAB program consists of dynamic and interactive network sites of excellence. It fosters the harmonious integration of people and nature. अब इसमें क्या करना चाहते हैं? Why they announced the World Network of Biosphere Reserve? Because number one, they want to ensure participatory dialogue. Number two, they want to increase knowledge sharing. Number three, they want to reduce poverty. Number four, they want to improve human well-being. Number five, they want to respect cultural values. Number six, they want to increase the ability of society to cope with the change. And ये सब करके ultimately they want to achieve sustainable development goals. तो क्या हम ये कह सकते हैं? The concept of biosphere reserve was launched by MAB to achieve sustainable development. Answer is yes. बिल्कुल, है ना। तो ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व से हम करना चाहते हैं। अकॉर्डिंगली द नेटवर्क इज वन ऑफ द मेन इंटरनेशनल टूल्स टू डेवलप एंड इंप्लीमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोचेस इन अ वाइड एरे ऑफ कंटेक्स्ट। और ये क्या करना चाहता है? नॉर्थ टू साउथ एंड साउथ साउथ कोलैबोरेशन इंक्रीज करना चाहता है। तो इस वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर टोटल पूरी दुनिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 738। ये कितने कंट्रीज में है? 134 कंट्रीज में है। इसमें से कितने ट्रांस बाउंड्री है, मतलब एक से ज्यादा कंट्री में स्प्रेड हुए हैं? 22 एक से ज्यादा कंट्री में मिलेंगे, ट्रांस बाउंड्री है। और ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। हमें ये बिल्कुल याद नहीं रखना, हमें ये भी याद नहीं रखना है, हमें ये भी याद नहीं रखना है, हमें याद रखना है ये वाला पार्ट कि how many biosphere reserves in the world are transboundary. So there are total 22 biosphere reserves in the world which are transboundary.
बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको बायोस्फीयर रिजर्व के बेसिक्स बता दिए। इसके बाद जो हम स्टार्ट कर रहे हैं या कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट विल बी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो आपको बाय हार्ट करनी पड़ेगी। कंसेप्ट हमने देखी, व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व। तो पहले हमने देखा कि बायोस्फीयर रिजर्व्स आर अनाउंस्ड बाय और डिक्लेयर्ड बाय मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को। देन हमने देखा कि बायोस्फीयर रिजर्व ऐसी प्लेसेस है जहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अलग अलग अप्रोचेस को हम लर्न करते हैं। देन हमने देखा कि बायोस्फीयर रिजर्व कैन बी टेरेस्ट्रियल, मरीन और इवन इट कैन बी अ कोस्टल इकोसिस्टम। फिर हमने देखा बायोस्फीयर रिजर्व के तीन मेन फंक्शन है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट डिस्ट्रॉइंग सोशल, कल्चरल एंड एनवायरनमेंट, और इन सब के लिए बायोस्फीयर रिजर्व आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च एंड एवरीथिंग। फिर हमने देखा था ये तीनों फंक्शन फुलफिल करने के लिए हम बायोस्फीयर रिजर्व को तीन एरियाज में डिवाइड करते हैं, तीन जोन्स में। कोर एरिया जिसमें सिर्फ रिसर्च अलाउड है, बफर जोन में जो है आपकी सारी एक्टिविटीज अलाउड है बट विथ सम रेस्ट्रिक्शन, और ट्रांजिशन एरिया में एकदम फ्रीली आप सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कर सकते हो विथ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। फिर हमने देखा था ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है इनका एक नेटवर्क क्रिएट किया है यूनेस्को ने अंडर मैप प्रोग्राम। तो वो उस नेटवर्क को हम कहते हैं वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। और वो क्या करना चाहता है, वो चाहता है कि वो दुनिया से पॉवर्टी कम हो, नॉलेज शेयरिंग हो, डायलॉग इंक्रीज हो, ह्यूमन की वेलबींग हो, कल्चरल वैल्यूज प्रोटेक्ट की जाए और अल्टीमेटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया जाए। और इसीलिए ये जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है इसके अंदर हमने 738 बायोस्फीयर रिजर्व अनाउंस किए हैं, उसमें से 22 ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व्स है। तो ये हो गए आपकी बेसिक्स। अब इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, तो इंडिया हैज टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व। वन बाय वन ईच एंड एवरी फैक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। इंडिया में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, देयर आर टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया, ये पहली फैक्ट। दूसरी फैक्ट आपको याद रखनी है कौन कौन से हैं। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ ना, इंडिया को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता हूँ। ये है नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में सिर्फ दो बायोस्फीयर रिजर्व है। ये है नॉर्थ ईस्ट इंडिया जिसमें मैं बंगाल को भी ले लेता हूँ, ठीक है, आई विल इंक्लूड बंगाल एज वेल। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाले पार्ट में आपको मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 बायोस्फीयर रिजर्व। देन ये है आपका सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया वाले पार्ट में आपको मिलेंगे टोटल जो है 5 बायोस्फीयर रिजर्व। और ये है आपका साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया वाले पार्ट में आपको टोटल मिलेंगे 5 बायोस्फीयर रिजर्व। तो देखो, नॉर्थ में 2, नॉर्थ ईस्ट में 6, कितने हो गए, 8, और सेंट्रल में 5, साउथ में 5, कितने हो गए, 10। सो 10 प्लस 8 कितने हो गए 18। इजंट इट सिंपल। याद रखने के लिए नाम भी मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट, नाम भी आपको इसी क्लास में याद हो जाएंगे। लेकिन हाउ और वेयर एग्जैक्टली बायोस्फीयर रिजर्व्स आर लोकेटेड इन इंडिया। पहला पॉइंट, देयर आर टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। दूसरा पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है वो ये कि जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है उनमें से नॉर्थ इंडिया में 2 रिजर्व्स है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 6 रिजर्व्स है, सेंट्रल इंडिया में 5 बायोस्फीयर रिजर्व है, और साउथ इंडिया में भी कितने रिजर्व्स है, 5 बायोस्फीयर रिजर्व्स है ना। ये हो गया क्लियर। चलिए आगे, अब हम इनके नाम याद करते हैं, ठीक है, हम इनके नाम याद करते हैं। पहले हम नॉर्थ में जाते हैं। नॉर्थ में दो ही है, दो ही बायोस्फीयर रिजर्व्स है नॉर्थ इंडिया में, और वो है कोल्ड डेजर्ट एंड नंदा देवी। ओके, सिंपल है। अब जब आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आते हो ना तो यहाँ पे थोड़े नंबर ज्यादा है, बट इनको याद रखना बड़ा सिंपल है। टोटल 6 बायोस्फीयर रिजर्व्स है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ये हमने देखा है ऑलरेडी। इसमें से अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेंगे 2, ठीक, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेगा एक ही बायोस्फीयर रिजर्व, ओनली
वन बायोस्फीयर रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, और उसका नाम है दिहांग दिबांग। ये नाम ना ब्रह्मपुत्र रिवर की दो जो ट्रिब्यूटरीज है उनके हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप आसाम में जाओगे तो आसाम में आपको मिलेंगे दो बायोस्फीयर रिजर्व, जिस जहाँ के आप हो, जहाँ मैं अभी बैठकर पढ़ा रहा हूँ, गुवाहाटी में दो बायोस्फीयर रिजर्व है। एक है आपका दिब्रू साइखोवा और दूसरा है आपका मानस, ठीक है। फिर आप मेघालय में जाइए, जाएंगे तो मेघालय में आपको एक मिलेगा जिसका नाम है नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व। और फिर आइए वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल का फेमस है, वहां पे भी एक है। तो कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पांच, और एक बच गया आपका सिक्किम वाला। सिक्किम में एक है, उसका नाम है कांचनजुंगा। तो देखो, सिक्किम में एक कांचनजुंगा, अरुणाचल प्रदेश में एक दिहांग दिबांग, आसाम में दो दिब्रू साइखोवा एंड मानस, मेघालय में एक नोक्रेक एंड वेस्ट बंगाल में एक सुंदरबन, है ना। चलो ठीक है, अब सेंट्रल वाले पार्ट में आइए। ये भी इंटरेस्टिंग है, इसमें ना सबसे ज्यादा बायोस्फीयर रिजर्व आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में, सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप में, ठीक है, सेंट्रल। तो उसमें टोटल कितने हैं सेंट्रल में? 5। और वो कौन से हैं? तो देखो, पहले तो मध्य प्रदेश लो जहां पे सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व मिलेंगे आपको, बस अब 2 ही याद रखने हैं आपको। हो गया सिंपल, मध्य प्रदेश के 3। फिर गुजरात में एक मिलेगा, भाग कच्छ, भाग रन ऑफ कच्छ। और उड़ीसा में एक मिलेगा, उड़ीसा के लोग बड़े सिंपल होते हैं, प्यारे होते हैं, तो सिमलीपल। तो उड़ीसा का सिमलीपल, गुजरात का रण ऑफ कच्छ, और मध्य प्रदेश में जो 3 है वो है पन्ना, पंचमढ़ी एंड अचानकमार अमरकंटक। 3 और 2 5 हो गए, हो गए 5। इट्स सो सिंपल। अब आइए साउथ वाले पार्ट में। साउथ में भी याद रखना बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है साउथ में याद रखना। 5 बायोस्फीयर रिजर्व कैसे? देखो, सबसे पहले तमिलनाडु लो। तमिलनाडु में आपको 2 मिलेंगे, लेकिन ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना तमिलनाडु वाले 2, दे आर स्प्रेड अक्रॉस मोर देन वन स्टेट। जैसे नीलगिरी आपको केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में मिलेगा, ठीक है। देन अगस्त्य मलाई आपको केरला और तमिलनाडु दोनों जगह मिलेगा। देन गल्फ ऑफ मन्नार अकेले तमिलनाडु में मिलेगा। तो तमिलनाडु में कितने हो गए टोटल? 3। इसमें से एक अकेले तमिलनाडु में है, एक तमिलनाडु और केरला में है, और एक तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में है। अब रह गए 2। एक आंध्र प्रदेश में है, उसका नाम है शेषाचलम। एक अंडमान एंड निकोबार में है, उसका नाम है ग्रेट निकोबार। हो गए 3 और 2 5। हम 5, हम 5, 3 और 2 5 5 5 हो गए। 2 + 6 + 5 + 5 18, 18 हो गए 18। अब देखो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया 18, ठीक है। कैसे? नॉर्थ में 2, नॉर्थ ईस्ट में 6, और सेंट्रल में 5, साउथ में 5। तो सेंट्रल के 5 + साउथ के 5 हो गए 10, नॉर्थ ईस्ट के 6 16, और नॉर्थ के 2 18, हो गए 18 बायोस्फीयर रिजर्व। अब उनके नाम देखते हैं। नॉर्थ में 2 है, कोल्ड डेजर्ट एंड नंदा देवी। नॉर्थ ईस्ट में 6 है। स्टार्ट कीजिए सिक्किम से। सिक्किम का पहला कांचनजुंगा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश दिहांग दिबांग, उसके बाद आसाम दिब्रू साइखोवा एंड मानस, उसके बाद मेघालय में शिलोंग, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन। जरा सुंदरबन, सुंदरबन। हो गए 6 और 2 8 हो गए। अब बस 10 याद रखने। सेंट्रल इंडिया में आओगे तो अकेले एमपी में आपको 3 मिलेंगे। कौन कौन से? पन्ना, अचानक मारा मरकंटक एंड पंचमढ़ी, और बाकी 2 बच गए। गुजरात वाले भागते हैं तो रन ऑफ कच्छ, उड़ीसा वाले सिंपल है तो सिमलीपल। हो गए 5। साउथ में आइए, आपको 5 मिलेंगे। इसमें से साउथ का एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है नीलगिरी। इट इज स्प्रेड अक्रॉस मोर देन वन स्टेट, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। देन साउथ का एक बायोस्फीयर रिजर्व है अगस्त्य मलाई। इट इज स्प्रेड अक्रॉस मोर देन वन स्टेट, दो स्टेट में, तमिलनाडु एंड केरला, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार अकेले तमिलनाडु में, अंडमान एंड निकोबार में ग्रेट निकोबार है, और आंध्र प्रदेश में शेषाचलम है। हो गए 18। अब यहीं पे आपको और एक क्वेश्चन पूछा जाता है,
और वो क्वेश्चन ये है बच्चों कि अगर आप लोग अगर आपको कभी वो पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज स्प्रेड अक्रॉस मोर देन वन स्टेट, तो ऐसे तीन बायोस्फीयर रिजर्व है विच आर स्प्रेड अक्रॉस मोर देन वन स्टेट। पहला है अचानक मार अमरकंटक, इट इज स्प्रेड अक्रॉस मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। दूसरा है नीलगिरी, इट इज स्प्रेड अक्रॉस थ्री स्टेट केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। देन तीसरा है अगस्त्य मलाई, ओके, अगस्त्य मलाई, and it is spread across two states, Tamil Nadu and Kerala. So there are only three biosphere reserves which are spread across more than one state. तो दो बायोस्फीयर रिजर्व तो ऐसे ही जो दो ही स्टेट में है, अचानकमार अमरकंटक एंड अगस्त्य मलाई, एंड एक बायोस्फीयर रिजर्व है विच इज स्प्रेड अक्रॉस मोर देन टू स्टेट, दैट इज थ्री स्टेट, दैट इज नीलगिरी। ये एक आपको क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा, रहेगा याद, हो गए। सो देयर आर टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया, टू इन नॉर्थ, 6 इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, 5 इन सेंट्रल एंड 5 इन साउथ। दो जो नॉर्थ के कोल्ड डेजर्ट एंड नंदा देवी, 6 जो नॉर्थ ईस्ट के कंचनजुंगा, दिहांग दिबांग, दिब्रू साइखोवा, मानस, नोक्रेक एंड सुंदरबन। 5 जो सेंट्रल के, 3 तो मध्य प्रदेश में ही है, पन्ना, अचानकमार अमरकंटक एंड पंचमढ़ी, एक गुजरात का रण ऑफ कच्छ, एक उड़ीसा का सिमलीपल। साउथ में आओगे तो 5 है, उसमें से दो तो ऐसे विच आर स्प्रेड अक्रॉस मोर देन वन स्टेट, नीलगिरी एंड अगस्त्य मलाई। एक ऐसा है जो तमिलनाडु में, गल्फ ऑफ मन्नार। एक ऐसा है जो आंध्र प्रदेश में, शेषाचलम। और एक ऐसा है जो अंडमान एंड निकोबार में, ग्रेट निकोबार। इसमें से अचानकमार अमरकंटक इज स्प्रेड अक्रॉस टू स्टेट्स, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। नीलगिरी स्प्रेड अक्रॉस थ्री स्टेट, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। अगस्त्य मलाई इज स्प्रेड अक्रॉस टू स्टेट, केरला एंड तमिलनाडु। हो गए आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया बाय हार्ट। लेकिन इन 18 में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं, 12 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं विच आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, जिसकी अभी हमने बात की थी अंडर मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। पहले तो आप बायोस्फीयर रिजर्व अनाउंस करते हो और उसके बाद आप अनाउंस करते हो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ इंडिया में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने, 18। इनमें से 6 माइनस करो तो बच गए कितने, 12। तो ये 12 है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट। अब ये जो 12 वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, कैसे याद रखना है मुझे बताइए। नॉर्थ ईस्ट में कितने हैं, सॉरी नॉर्थ में कितने हैं, दो। इसमें से वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का एक ही पार्ट है, एक ही बायोस्फीयर पार्ट है और उसका नाम है नंदा देवी। नॉर्थ में दो बायोस्फीयर रिजर्व है लेकिन एक ही वर्ल्ड नेटवर्क का पार्ट है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, 6। नॉर्थ ईस्ट के 6 बायोस्फीयर रिजर्व में से सिर्फ 3 बायोस्फीयर रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, ओनली 3। 3 को वहां से माइनस करो। 3 कौन से, देखो, एक तो सुंदरबन है, दूसरा नोक्रेक है और तीसरा आपका कांचनजुंगा। मतलब आसाम के 2 और अरुणाचल का 1, ये 3 वर्ल्ड नेटवर्क में नहीं है। दिहांग दिबांग, दिब्रू साइखोवा एंड मानस, आसाम के 2 और अरुणाचल का 1 वर्ल्ड नेटवर्क में नहीं है, बाकी बचे 3 है। उसके बाद अब अगर आप सेंट्रल लैंडस्केप में आओगे तो सेंट्रल इंडिया में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व है 5। उसमें से सिर्फ एक को निकालना है, कितने को निकालना है, एक को निकालना है, बचे कितने, 4। 4 सेंट्रल लैंडस्केप की 4 बायोस्फीयर रिजर्व की क्या पार्ट है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। देखो, पंचमढ़ी, सिमलीपल, अचानकमार अमरकंटक एंड पन्ना। हो गए कि नहीं 4, 1 2 3 एंड 4, राइट। और जब आप साउथ में जाओगे तो साउथ में भी आपके टोटल बायोस्फीयर रिजर्व 5 है, लेकिन उसमें से सिर्फ अगेन 4 ही वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। और वो 4 कौन से है, वो 4 है, उसमें से शेषाचलम को निकाल दो, बाकी बचे हुए सब है। देखो, नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, याद रखने के सिंपल तरीके देख लो, ग्रेट निकोबार एंड अगस्त्य मलाई। हो गए।
4 + 4 + 4 12। या और एक तरीका है, कैसे याद रखोगे मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास ट्रिक्स बहुत सही होती है। इस दो में से एक को माइनस करो, इन 6 में से 3 को माइनस करो, इन 5 में से, ये जो 5 है इसमें से एक को माइनस करो, ये जो 5 है इसमें से एक को माइनस करो। माइनस किसे करना है, इसको निकाल दो, देन इसे निकाल दो, इसे निकाल दो और इसे निकाल दो, फिर इसे निकाल दो, फिर इसे निकाल दो। तो इन दोनों दो में से एक गया तो बचे कितने, एक। इन 6 में से 3 गए तो बचे कितने, 3, हो गए 4। इन 5 में से एक गया, बचे कितने, 4। इन 5 में से एक गया, बचे कितने, 4। तो 4 + 4 + 3 + 1, तो बचे 4, बचे 4, बचे 3, बचा 1। 1 + 3 + 4 + 4 12 हो गए। तो ये 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो इंडिया के, विच आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से ये बताया व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व, हु डिक्लेयर्स बायोस्फीयर रिजर्व, what are the three main functions of Biosphere Reserve? What are the three zones of Biosphere Reserve? Then, what is World Network of Biosphere Reserve? Then, how many Biosphere Reserves are present in India? 18. Uh, कैसे? तो 2 in North, 6 in Northeast, 5 in Central India and 5 in South India. उसके बाद how many biosphere reserves in India are part of the world network of biosphere reserve? तो 12। कैसे? नॉर्थ से एक माइनस करो, नॉर्थ ईस्ट से 3 माइनस करो, सेंटर से एक माइनस करो और साउथ से एक माइनस करो। इस तरीके से आपके 12 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। ओके, सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। आपको इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आपको ज्वाइन करना है नोट्स के लिए। So this is IQCIVILS IAS Academy guys, a great coach transforms life. रजिस्ट्रेशन हमारी न्यू बैचेस स्टार्ट हो रही है 1 अगस्त और 10 अगस्त से। रजिस्ट्रेशन के लिए कांटेक्ट करने के लिए आपको नंबर दिए गए हैं नीचे, इन तीनों में से किसी भी एक नंबर पे आप कांटेक्ट करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये हमारा IQ सिविल्स एकेडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लो ताकि आपको नोट्स मिले। और 1 और 10 अगस्त की बैच को ज्वाइन करने के लिए इन नंबर्स पे कॉल करके रजिस्टर कर लो। ये हमारा पैनल ऑफ फैकल्टीज है जिसमें सुनील झा सर, सचिन कदम सर से लेकर तो आपके विक्रम सिंह सर तक अलग अलग इलाइट पैनल ऑफ फैकल्टीज है। आप कांटेक्ट कर सकते हो इंक्वायरीज के लिए अनुज सिंह सर डायरेक्टर, विशाल शर्मा एडमिशंस मैनेजर एंड अनुराधा साइकिया। ये हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है IQ सिविल्स का, आप इसे सब्सक्राइब करो। एंड गुवाहाटी में ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट हो रही है 1 अगस्त को और 10 अगस्त को। तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो ताकि आपकी कोई भी सीट ना चली जाए, क्योंकि नंबर ऑफ एडमिशन ज्यादा होने के बाद आपको एडमिशन नहीं मिलेगा एंड यू विल मिस सच अ क्वालिटी टीचिंग इन गुवाहाटी। Okay, so that's it from my side guys, thank you very much, bye bye, take care, see you soon.